वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में आपके एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, चलिए देखते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी और जीवीए की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 यह कहता है कि जीडीपी और जीवीए की वृद्धि दर लगभग 6.4% रहेगी, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 6.4%। तो वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी और जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन वृद्धि दर के 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। जीडीपी देश की समग्र आर्थिक गतिविधियों को मापती है, जबकि जीवीए विभिन्न क्षेत्रों, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, विभिन्न क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न वास्तविक आर्थिक उत्पादन को दर्शाती है। तो ध्यान रखिएगा, जीडीपी क्या है, देश की समग्र आर्थिक गतिविधियों को मापती है, जबकि जीवीए जो डिफरेंट सेक्टर हैं उनके द्वारा उत्पन्न वास्तविक आर्थिक उत्पादन को दर्शाती है। यह बेसिक डिफरेंस है जीडीपी और जीवीए में। तो 2025 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 6.4% जीडीपी और जीवीए वृद्धि दर रहने की अनुमान है। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2026 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर किस रेंज में रहने का अनुमान है। तो जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है 2026, उसमें जो जीडीपी वृद्धि दर की जो रेंज होगी वो होगी 6.3% से 6.8%, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। तो वित्त वर्ष 2026 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.3 से 6.8% रहने का अनुमान है, और यह वृद्धि आर्थिक सुधार, वैश्विक निवेश और नीतिगत निर्णयों पर निर्भर करेगी। अगला प्रश्न यह है कि मध्य अवधि में भारत की विकास क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए कौन से कारक मुख्य रूप से योगदान देंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है संरचनात्मक सुधारों पर जोर, दूसरा ऑप्शन है नियमन को कम करना, मतलब रेगुलेशन को कम करना, निवेश में वृद्धि। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी देश के लिए अगर उसकी विकास क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है तो यह तीनों की तीनों चीज चाहिए, और खास तौर से हमारा देश जो है विकासशील राष्ट्र है, तो इसमें ये तीनों चीजें चाहिए। हमें संरचनात्मक सुधारों पर जोर देने की आवश्यकता है, रेगुलेशन जो नियमन है उसको कम करने की आवश्यकता है, और इन्वेस्टमेंट में वृद्धि करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो भारत की मध्य अवधि की विकास क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कारक महत्वपूर्ण हैं। तो वो कारक क्या हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जिसमें लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचे, मतलब कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और फाइनेंशियल रिफॉर्म पर ध्यान देने की खास तौर से जरूरत है। अगर हम लोग रेगुलेशन, नियमन को कम करने की बात करें तो इसमें व्यापार सुगमता, मतलब कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए अनावश्यक जो नियम है उनको सरल बनाना आवश्यक है। निवेश में वृद्धि, तो घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करना, मतलब कि डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे जो है एक माहौल क्रिएट करना होगा, जिससे उत्पादन और रोजगार दोनों बढ़े। ठीक है, तो प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ाने के लिए हमें डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों तरीके के इन्वेस्ट को अट्रैक्ट करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो तीनों फैक्टर हैं, संरचनात्मक सुधार, रेगुलेशन को कम करना और निवेशों में वृद्धि, ये तीनों के तीनों जो है फैक्टर आवश्यक है हमें मध्य अवधि में भारत के विकास क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, जीडीपी और जीवीए के बीच मुख्य अंतर क्या है। देखिए, इसको हम लोग देख भी चुके हैं, तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जीडीपी उपभोक्ता व्यय पर आधारित होती है, जबकि जीवीए उत्पादन के मूल्य को मापती है। क्या, जीवीए उत्पादन के मूल्य को मापती है। ठीक, तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए। थोड़ा सा हम विस्तार से इसको देखते हैं। जीडीपी उपभोक्ता व्यय पर आधारित होती है, जबकि जीवीए उत्पादन के मूल्य को मापती है। तो जीडीपी क्या है, तो यह अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और सेवाओं का बाजार मूल्य मापती है, और इसमें उपभोक्ता व्यय, सरकारी खर्च, निवेश और शुद्ध निर्यात शामिल होते हैं। जी
जीवीए मतलब कि सकल मूल्य वर्धन की बात करें तो यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न कुल उत्पादन को दर्शाता है। यह जीडीपी का ही एक घटक है जो करों मतलब कि टैक्सेस और सब्सिडी को ध्यान में रखने से पहले का मूल्य मापता है। ठीक है, मतलब कि जीडीपी में से आप टैक्स और सब्सिडी को हटा देते हैं तो जीवीए जो है वो निकल कर आता है। ठीक है, तो यह जीडीपी का ही एक कंपोनेंट है जो टैक्सेस और सब्सिडी को ध्यान में रखने से पहले का मूल्य मापता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करेगा? संरचनात्मक सुधार, व्यापार में जटिल नियमों की वृद्धि, निवेश की कमी, वैश्विक प्रतिस्पर्धा को अनदेखा करना। तो प्रश्न को पहले देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा कारक भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करेगा। तो सिंपल सी बात है, जो ऑप्शन नंबर ए है जिसको हम लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है उसकी जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा जो आपने पहले प्रश्न देखा था उसमें निवेश की कमी की बात नहीं की गई थी, निवेश की वृद्धि की बात की गई थी। वैश्विक प्रतिस्पर्धा को आप अनदेखा नहीं कर सकते, उसको जो है देख के चलना पड़ेगा कि हमारे पड़ोसी देश या यूरोपियन देश क्या कर रहे हैं, अमेरिका क्या कर रहा है। ठीक, व्यापार में जटिल नियमों की वृद्धि करेंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो नहीं होगा। तो इस वजह से जो रेगुलेशन फैक्टर है उनको आपको जो है उसमें सुधार करने की आवश्यकता पड़ेगी जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो संरचनात्मक सुधार जैसे कि लॉजिस्टिक, बैंकिंग, टैक्स प्रणाली, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक नीतियों में सुधार होगा जिससे भारत की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। जटिल नियम, निवेश की कमी और प्रतिस्पर्धा के अनदेखे आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संरचनात्मक सुधार। अगला प्रश्न, भू आर्थिक खंडन, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीईएफ कहते हैं, किस वैश्विक आर्थिक प्रक्रिया को प्रतिस्थापित कर रही है? फिर से देखिए, भू आर्थिक विखंडन, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन जीईएफ किस वैश्विक आर्थिक प्रक्रिया को प्रतिस्थापित मतलब कि रिप्लेस कर रही है? ठीक, तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, वैश्वीकरण। देखिए, भू आर्थिक विखंडन जीईएफ वैश्वीकरण को प्रतिस्थापित कर रही है जिससे विभिन्न देशों के बीच आर्थिक सहयोग में जोड़ तोड़ और रणनीतिक संतुलन की आवश्यकता बढ़ गई है। यह प्रक्रिया व्यापार प्रतिबंधों, क्षेत्रीय व्यापार समूहों और संरक्षणवादी नीतियों के कारण उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो ये एक तरीके का कंजर्वेटिव माइंडसेट है जो एक रीजनल बेस में जो है व्यापार को बढ़ावा देने की ये कोशिश होती है, जबकि जो ग्लोबलाइजेशन है पूरे वैश्विक स्तर पे किस तरीके से इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए, व्यापार को बूस्ट किया जाए, ट्रेड कॉमर्स एक्टिविटी को बढ़ाया जाए, उस पर जोर देता है। जबकि जो जियो जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन है वो जो है वो एक संरक्षणवादी नीतियों के कारण ये उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, तो यह प्रक्रिया व्यापार प्रतिबंधों, क्षेत्रीय व्यापार समूहों और संरक्षणवादी नीतियों के कारण उत्पन्न हो रही है। तो अभी जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब ब्रिक्स करेंसी की बात आई तो उन्होंने कहा कि ब्रिक्स अगर ऐसी बात आती है तो ब्रिक्स देशों के ऊपर हम 100% टैरिफ लगा देंगे। ठीक है, तो एक तरीके के जो है व्यापार को मतलब कि कम करने, ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार को कम करने की एक तरीके से धमकी दी गई कि अगर जो भी ब्रिक्स में शामिल देश हैं अगर ब्रिक्स करेंसी को लाते हैं तो हम ऐसा करेंगे, क्या करेंगे, 100% हमारा टैरिफ होगा। अगर 100% टैरिफ होगा मतलब कि टैरिफ बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसे जो है व्यापार संकुचित हो जाएगा। भारत के मीटेल स्टैंड, फिर से देखिए, भारत के मीटेल स्टैंड शब्द किस क्षेत्र से संबंध है? तो आपको बताना है कि मीटेल स्टैंड का संबंध किस क्षेत्र से है, किस सेक्टर से है। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, लघु और मध्यम उद्यम, जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं वह मीटेल स्टैंड हैं भारत के संदर्भ में। आखिर ये है क्या मीटेल स्टैंड? तो देखिए, मीटेल स्टैंड शब्द जर्मनी के छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों को संदर्भित करता है। ठीक है, तो मीटेल स्टैंड जो शब्द है वह जर्मनी में जो छोटे और मीडियम आकार के इंटरप्राइजेज होते हैं, उद्योग होते हैं, उनके लिए यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है जो नवाचार मतलब कि इनोवेशन और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में भी लघु और मध्यम उद्यम
क्षेत्र के विकास के लिए सुधार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो भारत भी चाहता है कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के क्षेत्र में जो है विकास हो सके। इस वजह से यहाँ पे व्यापार को सुगम बनाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 पर ध्यान दिया जा रहा है कि जो भी पहलू हैं उनमें सुधार किया जाए, जिससे जिसे जो मिडिल स्टैंड है मतलब कि लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र हैं उनमें ग्रोथ देखी जा सके। भारत में अवसंरचना क्षेत्र मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में तो अवसंरचना क्षेत्र के विकास के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ठीक, सरकारी खर्च, निजी क्षेत्र की भागीदारी, विदेशी ऋण, उपभोक्ता मांग। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण कारक का नाम बताना है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण कारक है निजी क्षेत्र की भागीदारी। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की बात की जा रही है, ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 यह कहता है कि भारत के और अवसंरचना क्षेत्र के विकास के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी जो है वो परम आवश्यक है, सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जो अन्य कारक हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी पे जो है विशेष जोर दिया गया है। अवसंरचना की जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार अकेले बड़े पैमाने पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का वित्त पोषण नहीं कर सकती। सार्वजनिक निजी भागीदार मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने का एक प्रमुख साधन है। तो इसमें जो है जो ट्रिपल पी मॉडल है उस पर जो है खास जोर दिया जा रहा है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का सुधारने के लिए हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की आवश्यकता है, और ये तभी हो सकता है जब सरकार के साथ जो निजी क्षेत्र है वो पार्टिसिपेट करे। पूंजीगत व्यय कैपेक्स में वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2024 के बीच क्या प्रवृत्ति देखी गई है? ठीक, तो यहाँ पे जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, पूंजीगत व्यय की बात की जा रही है या कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है। ठीक है, तो 2021 से लेकर 2024 के वित्त वर्ष में यह प्रवृत्ति कैसी रही? गिरावट दर्ज की गई, स्थिर बनी रही, निरंतर वृद्धि हुई, केवल निजी क्षेत्र में वृद्धि हुई। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, निरंतर वृद्धि देखने को मिला है। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 2021 से अगर 2024 के बीच की बात करें तो हमेशा इसमें जो है वृद्धि ही दर्ज हुई है। तो वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2024 तथा आम चुनाव के बाद तक पूंजीगत व्यय, आम चुनाव मतलब कि जैसा कि हमने देखा कि मई जून में जो है वह जनरल इलेक्शन थे, उसके बाद भी जो है पूंजीगत व्यय जो कैपेक्स है उसमें निरंतर वृद्धि हुई है, और यह आर्थिक विकास को बनाए रखने और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। जुलाई से नवंबर 2024 के दौरान कैपेक्स में 8.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब कि आम चुनाव जनरल इलेक्शन के बाद की बात की जा रही है, तो जुलाई से लेकर नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसमें कैपेक्स में 8.2% जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें 8.2% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो काफी ज्यादा है। भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर दरों में वृद्धि करना, व्यापार नियमों को जटिल बनाना, व्यापार करने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना, सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों की संख्या बढ़ाना। इसका जिक्र हो चुका है। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 है वो मिडिल स्टैंड या ये कहा जाए स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को बूस्ट करने के लिए, उनकी ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए ये लाया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? इसका प्रमुख उद्देश्य होगा व्यापार करने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बेसिक कॉन्सेप्ट ही है क्या? व्यापार करने की प्रक्रिया को जो प्रोसेस है उसको जो है वो सिंप्लीफाई करना और फास्ट करना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 का उद्देश्य व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, डिजिटल समाधान प्रदान करना, लाइसेंसिंग को पारदर्शी बनाना और निवेशकों के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। ये जो है ये सारे जो है वो टर्म्स याद रखिए। व्यापारिक प्रक्रिया को सरल बनाना, डिजिटल समाधान प्रदान करना, लाइसेंसिंग को पारदर्शी बनाना और निवेशकों के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। इससे छोटे और मध्यम उद्यमों मतलब कि स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। पूंजीगत व्यय कैपेक्स का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो आपको पूंजीगत व्यय का सबसे बड़ा लाभ बताना है। क्या इससे महंगाई में वृद्धि होती है, अल्पकालिक आर्थिक सुधार होता है, दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि और बुनियादी ढांचे का विकास होता है,
या सरकारी व्यय में कमी आती है? तो एकदम ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा? दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि होगी और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो पूंजीगत व्यय कैपेक्स का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे का विकास, उद्योगों में निवेश और रोजगार सृजन है। इससे दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा तो मिलता ही है और देश की प्रतिस्पर्धात्मक में सुधार होता है। मतलब ये जो कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की जब बात की जाएगी तो वह देश का जो कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है वो भी जो है वो रिफॉर्म होता है, कंपटीशन जो है वो अच्छा बनता है। ठीक है, तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसमें उसमें जो है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसी वजह से जो इकोनॉमिक सर्वे है वो यह कहता है कि जुलाई 2024 से लेकर जुलाई 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 8.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। और यही नहीं, 2021 से लेकर वित्त वर्ष 2024 तक लगातार जो है वृद्धि देखने को मिल रहा है पूंजीगत व्यय में। तो जो वर्तमान सरकार है वह पूंजीगत व्यय को जो है वो बढ़ावा दे रही है और इसका उद्देश्य यही है कि दीर्घकालिक जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। अगला प्रश्न, अप्रैल दिसंबर मतलब कि अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान भारत की खुदरा मुद्रास्फीति मतलब कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है कितने प्रतिशत रही है? तो आपको अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान भारत की खुदरा मुद्रास्फीति रिटेल इन्फ्लेशन कितने प्रतिशत रही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सही उत्तर है 4.9%। तो इसको जो है कंट्रोल इन्फ्लेशन बोलेंगे। तो वित्त वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति रिटेल इन्फ्लेशन 5.4% थी, जो अप्रैल दिसंबर 2024 में घटकर 4.9% रह गई। इसका मतलब कि जो 5.4% था उसमें जो है 0.5% की जो है कमी देखने को मिली और अप्रैल दिसंबर 2024 तक 4.9% रह गई। मुद्रास्फीति में यह गिरावट जो है खाद्य एवं ऊर्जा कीमतों में स्थिरता, नीतिगत हस्तक्षेपों और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार के कारण संभव हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फूड एंड एनर्जी कीमतों में जो है स्टेबिलिटी थी। जो नीतिगत हस्तक्षेप हैं उसकी वजह से जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन में जो है रिफॉर्म की वजह से यह देखने को मिला। तो ध्यान रखिए जो वित्त वर्ष 2024 में मुद्रा रिटेल इन्फ्लेशन थी 5.4% थी, लेकिन अप्रैल से दिसंबर 2024 तक यह घटकर जो 4.9% रह गई। अगला प्रश्न, भारत की उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो पहला इससे पहले था वो था रिटेल इन्फ्लेशन। तो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन सीपीआई वित्त वर्ष 2026 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 4%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2026 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति को 4% लक्ष्य पर बनाए रखने का अनुमान लगाया है और यह लक्ष्य मौद्रिक नीति समिति जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है द्वारा निर्धारित किया गया है। एमपीसी के द्वारा जो है इसको बताया गया है। ठीक है, तो यह परसेंट कितना है? 4% का टारगेट रखा है। इससे जो है अर्थव्यवस्था में स्थिरता स्टेबिलिटी बनी रहेगी। वित्त वर्ष 2024 में बैंक ऋण मतलब कि बैंक क्रेडिट की वृद्धि किसके बराबर रही है? मुद्रास्फीति, जमा वृद्धि, राजकोषीय घाटा या विदेशी निवेश? तो यहाँ पे सही उत्तर है जमा वृद्धि। तो बैंक ऋण में स्थिर गति से वृद्धि हुई है जो जमा वृद्धि के लगभग बराबर रही है। यह दर्शाता है कि बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता है और ऋण प्रवाह और जमा प्रवाह में संतुलन बना हुआ है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एससीबी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का सकल गैर निष्पादित संपत्ति मतलब कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जीएनपीए अनुपात दिसंबर 2024 तक कितने प्रतिशत तक घट गया? तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2.6%। तो जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं एससीबी का सकल और गैर निष्पादित संपत्ति मतलब ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट अनुपात घटकर 2.6% पर आ गया है जो पिछले 12 वर्षों में सबसे कम स्तर है। इसका अर्थ है कि बैंकिंग प्रणाली में डूबत ऋण मतलब कि जो बैड लोन्स कम हो रहे हैं और जिससे बैंकिंग क्षेत्र अधिक मजबूत और कुशल बना है। लास्ट डिकेड की अगर बात किया जाए तो बैड लोन्स जो है बहुत बड़ी समस्या रही है बैंकिंग सिस्टम के लिए
और कहीं का भी जो है बैंकिंग प्रणाली हो, वहाँ पे जो बैड लोन्स है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो बैंकों के लिए एक चैलेंज है। लेकिन हाल फिलहाल के वर्षों में देखा जाए, भारत में यह जो है बैड लोन्स जो है वह उनकी प्रवृत्ति जो है वो घट रही है, जिससे जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें और अधिक जो है मजबूती और जो है वो कुशल बना है। सितंबर 2024 तक दिवाला और दिवालियापन संहिता आईबीसी के तहत कितनी योजनाओं का समाधान किया गया है? तो इन योजनाओं की संख्या है 1068। कितना? 1068। तो सितंबर 2024 तक दिवाला और दिवालियापन संहिता मतलब कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी के तहत 1068 समाधान योजनाओं को पूरा किया गया। इसके माध्यम से 3.6 लाख करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई, जिससे बैंकिंग प्रणाली को राहत मिली और कंपनियों का पुनर्गठन संभव हुआ। तो सितंबर 2024 तक दिवाला और दिवालियापन संहिता आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत 1068 योजनाओं का समाधान किया गया है। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। दिसंबर 2024 के अंत में बीएसई, ठीक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट पूंजीकरण मतलब कि मार्केट कैपिटलाइजेशन भारत की जीडीपी के कितने प्रतिशत के बराबर था? तो आपको बताना है कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भारत की जो जीडीपी है उसका कितने प्रतिशत के बराबर है, ठीक। तो ये है 136%। ये बहुत बड़ी जो है वो आंकड़ा है। तो दिसंबर 2024 के अंत में बीएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन भारत के जीडीपी के 136% के बराबर पहुंच गया। इसका अर्थ है कि भारतीय शेयर बाजार का मूल्यांकन देश की अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ा है, ठीक। तो मतलब कि देश की जो इकोनॉमी है उससे बड़ी जो है बीएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है अपने देश की इकोनॉमी से भी बड़ा है और यह कितना परसेंट है? वो 136% के बराबर। वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीनों में भारत के कुल निर्यातों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी 6%। वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीनों में भारत के कुल निर्यातों में वृद्धि निर्यातों में वर्ष दर वर्ष मतलब कि ईयर ऑफ ईयर या ईयर ऑन ईयर आधार पर 6% की वृद्धि हुई और यह वृद्धि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, सेवा क्षेत्र की मजबूती और निर्यात प्रोत्साहन नीतियों के कारण हुई है। तो वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीनों में भारत के कुल निर्यातों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये याद रखना है 6%। अगला प्रश्न, भारत किस क्षेत्र में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो वह सेक्टर बताना है जिसमें भारत भारत जो है सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गया है। तो यह है दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं। क्या? दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं, ऑप्शन नंबर बी। तो भारत दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के क्षेत्र में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है, एक्सपोर्टिंग कंट्री हो गई है, सेकेंड लार्जेस्ट। और इसका जो प्रमुख कारण है भारत में आईटी उद्योग, आईटी इंडस्ट्री का मजबूत आधार और कुशल श्रम शक्ति और वैश्विक कंपनियों के साथ पार्टनरशिप, साझेदारी। तो अगर आपसे कोई कारण पूछे कि आखिर वह कौन से फैक्टर है, वह कौन से कारण है जिसकी वजह से भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टिंग कंट्री बन गया है दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में, तो इसका कारण बताइएगा आप। भारत में आईटी उद्योग का मजबूत आधार, कुशल श्रम शक्ति और वैश्विक कंपनियों के साथ साझेदारी। दिसंबर 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व्स कितना था? इस तरह के प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं। फॉरेक्स रिजर्व से जो है प्रश्न आए भी हुए हैं। आप जो है यूपीएससी का एग्जाम दें, यूपीपीसीएस का एग्जाम दें, चाहे एसएससी का एग्जाम दें, ठीक। तो यह जो आंकड़ा है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2024 तक भारत की विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व 640.3 बिलियन डॉलर का हो गया था, ठीक। ये काफी बड़ा आंकड़ा है। तो दिसंबर 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया और यह भंडार 10.9 महीनों के आयात और बाहरी ऋण के लगभग 90% को कवर करने के लिए पर्याप्त है और यह भारत के आर्थिक स्थिरता और विदेशी निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी की स्टेबिलिटी और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस को यह दर्शाता है
और भारत विदेशी मुद्रा भंडार में जो है एक अच्छी पकड़ रख रहा है। कितना है? 640.3 बिलियन डॉलर, जो कि क्या करेगा? जो 10 महीनों के आयात और बाहरी ऋण के लगभग 90% को कवर करने के लिए पर्याप्त है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व से देश के कितने महीनों का आयात पूरा कर सकते हैं? तो 10.9 महीनों का जो इंपोर्ट है, हमें उसकी चिंता नहीं है, वह हम अपने फॉरेक्स रिजर्व से ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर है। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन डॉलर 10.9 महीनों के आयात खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसका मतलब यह है कि अगर भारत को आयात के लिए कोई नई विदेशी मुद्रा प्राप्त ना हो, तभी देश लगभग 11 महीने तक, 10.9 का मतलब लगभग मान सकते हैं 11 महीने तक आयात जारी रख सकता है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत में स्मार्टफोन आयात की स्थिति क्या है? आपको जो है स्मार्टफोन के इंपोर्ट की स्थिति को बताना है। 75% स्मार्टफोन अभी भी आयात किए जाते हैं। भारत में अब 50% स्मार्टफोन का घरेलू उत्पादन करता है। स्मार्टफोन आयात में भारी गिरावट आई है। अब 99% विनिर्माण घरेलू स्तर पर होता है। भारत अब 100% स्मार्टफोन निर्यातक बन चुका है। देखिए यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। स्मार्टफोन आयात में भारी गिरावट आई है। अब 99% विनिर्माण घरेलू स्तर पर होता है। तो आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत में स्मार्टफोन आयात में भारी गिरावट आई है और अब 99% स्मार्टफोन विनिर्माण घरेलू स्तर पर होता है। यह मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो PLI योजना है के कारण संभव हो पाया है। विश्व स्तर पर शीर्ष 10 पेटेंट दाखिल करने वाले कार्यालयों में भारत कौन से स्थान पर है? तो विश्व स्तर पर शीर्ष 10 पेटेंट दाखिल करने वाले कार्यालयों में भारत की जो स्थिति है वह छठे स्थान पे है। तो ये भी जो है एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। भारत विश्व स्तर पर पेटेंट दाखिल करने वाले 10 कार्यालयों में छठे स्थान पर है और इसका मुख्य कारण भारत में इनोवेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियां, स्टार्टअप कल्चर का विकास और अनुसंधान एवं विकास में बढ़ती रुचि। तो अगर आपसे इसका कोई कारण पूछे तो क्या बताएंगे आप? इनोवेशन, दूसरा स्टार्टअप कल्चर का डेवलपमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बढ़ता जो इंटरेस्ट है उसकी वजह से यह पॉसिबल हुआ है कि विश्व स्तर पर सिर्फ 10 पेटेंट दाखिल करने वाले कार्यालयों में भारत का स्थान जो है वो छठे स्थान पर है। MSME मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज क्षेत्र को इक्विटी फंडिंग प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत कोष में कितनी राशि आवंटित की गई है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 50,000 करोड़। कितना? 50,000 करोड़ रुपए। भारत सरकार ने MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को इक्विटी फंडिंग प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत कोष 50,000 करोड़ रुपए का प्रदान किया है और यह नए स्टार्टअप्स और छोटे उद्यमों को वित्तीय सहायता देने और आत्मनिर्भर भारत मिशन को मजबूत करने के लिए उठाया गया कदम है। अप्रैल-नवंबर 2024 के दौरान भारत की सेवा निर्यात, ठीक है, जो सर्विस एक्सपोर्ट है, वृद्धि दर कितनी रही है? तो यह रहा है 12.1%, जो बहुत ज्यादा है। तो अप्रैल-नवंबर 2024 में भारत के दौरान भारत की सेवा निर्यात वृद्धि दर 12.1% रही, जो वित्त वर्ष 2024 की 5.7% वृद्धि दर से अधिक है। यह IT सेवाओं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग मतलब कि BPO, वित्तीय सेवाओं और डिजिटल नवाचारों में बढ़ती मांग के कारण संभव हुआ। भारत के कृषि और संबंधित गतिविधि क्षेत्र का देश की GDP में योगदान मतलब कि वर्तमान कीमतों पर वित्त वर्ष 2024 में कितना है? तो यहाँ पे सही उत्तर है 16%, ऑप्शन सी। तो भारत की GDP में कृषि और संबद्ध गतिविधियों का योगदान वित्त वर्ष 2024 में लगभग 16% है और कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और इसमें फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन और वानिकी शामिल है। यह क्षेत्र बड़ी ग्रामीण आबादी को रोजगार भी प्रदान करता है। अगर आज की भी डेट में आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा सेक्टर है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है भारत में, तो वह प्राइमरी सेक्टर ही है। लेकिन
लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में पार्टिसिपेशन की बात किया जाए तो सबसे कम योगदान जो है प्राइमरी सेक्टर रहता है। लेकिन लेकिन एम्प्लॉयमेंट में पहले स्थान पर जो है वो प्राइमरी सेक्टर पे है, ठीक। सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था में योगदान जो है वो सर्विस सेक्टर के द्वारा है। उसके बाद दूसरा स्थान आता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें उद्योग धंधे आते हैं, और सबसे लास्ट में जो है वो प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, इकोनॉमी में योगदान देने की अगर बात किया जाए तो। लेकिन अगर रोजगार की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा रोजगार जो है हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलता है, उसके बाद जो है सेकेंडरी सेक्टर से मिलता है, और सबसे कम जो है रोजगार सर्विस सेक्टर में है। 2024 में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन का अनुमानित स्तर कितना है? तो आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर। तो यह है ऑप्शन सी, 1647.05 LMT। 2024 में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1647.05 LMT मतलब कि लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद है, और यह पिछले वर्ष की तुलना में 89.37 LMT की वृद्धि को दर्शाता है। खरीफ फसलों में प्रमुख रूप से धान, बाजरा, मक्का, ज्वार, दालें और तिलहन शामिल है। इस वृद्धि का मुख्य कारण बेहतर मानसून, कृषि प्रौद्योगिकी में सुधार और सरकारी नीतियों का समर्थन है। 2011-12 से 2021-22 के दौरान सबसे अधिक CAGR, ठीक है, CAGR किस क्षेत्र में दर्ज की गई है? तो यहाँ पे पूरे एक डिकेड की बात की गई है, एक पूरे 10 वर्ष की बात की जा रही है। तो सबसे अधिक CAGR जो दर्ज की गई वो किस क्षेत्र में की गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो यह है मत्स्य पालन, ऑप्शन नंबर बी। तो 2011-12 से 2021-22 के दौरान मत्स्य पालन मतलब कि जो फिशरीज सेक्टर है, जो कि प्राइमरी सेक्टर का ही पार्ट है, 8.7% की सर्वोच्च चक्रवृद्धि वार्षिक दर, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दर्ज की गई है। और यह वृद्धि ब्लू रिवोल्यूशन, नीली क्रांति, आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों और सरकारी योजनाओं मतलब कि पीएम मत्स्य संपदा योजना के कारण संभव हुई है। तो इसके पीछे जो कारण है वो आप क्या बताएंगे? ब्लू रिवोल्यूशन, जो कि नीली क्रांति आप हिंदी में बोलते हैं, जो मत्स्य पालन को बढ़ावा देता है, आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों और सरकारी योजनाओं जैसे कि पीएम मत्स्य संपदा योजना के कारण संभव हुआ है। 2011-12 से 2021 के दौरान पशुपालन क्षेत्र की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि मतलब कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कितनी रही है? यहाँ पे पशुपालन क्षेत्र की बात की जा रही है। तो यह है 5.8%। 2011-12 से 2021-22 के दौरान पशुपालन क्षेत्र मतलब कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 5.8% रही। पशुपालन में दुग्ध उत्पादन, पोल्ट्री फार्मिंग, मांस उत्पादन शामिल है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन तथा पशुपालन अवसंरचना विकास कोष, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड AHIDF जैसी योजनाओं से इस क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है। भारत में गैर जीवाश्मी ईंधन स्रोतों से स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का कुल उत्पादन क्षमता में कितना प्रतिशत योगदान है? फिर से देखिए, भारत में गैर जीवाश्मी ईंधन स्रोतों से स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का कुल उत्पादन क्षमता में कितना प्रतिशत योगदान है? तो यह परसेंटेज है 46.8%, जो कि काफी ज्यादा है। तो भारत नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है, और गैर जीवाश्मी ईंधन स्रोतों मतलब कि नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कुल उत्पादन क्षमता की 46.8% तक पहुंच चुकी है। इसमें सोलर, पवन, जल विद्युत मतलब हाइड्रो और न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। यह भारत के नेट जीरो लक्ष्य 2070 की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत ने नेट जीरो का जो लक्ष्य रखा है वर्ष 2070 का रखा है। उसके लिए जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस हैं उनको बढ़ावा देने की जरूरत है, और इसमें मुख्य रूप से हैं क्या? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियर एनर्जी को जो है बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो आज की डेट में 46.8% जो है उत्पादन क्षमता जो है। तो भारत में गैर जीवाश्मी ईंधन स्रोतों से स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कुल उत्पादन क्षमता में 46.8% का योगदान दिखा रहा है। 2005 से 2023 के दौरान भारत में कुल कितना कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट है, अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया? तो यहाँ पे सही उत्तर है 2.29 बिलियन टन। कितना? 2.29 बिलियन टन।
जो अभी स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट था उसमें भी इसका जिक्र किया गया था और इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में भी इसका जिक्र किया गया है। यह है 2.29 बिलियन टन के बराबर। तो भारत ने 2005 से 2023 के बीच 2.29 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया और यह वनों और वृक्षारोपण के माध्यम से वायुमंडल में कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता को दर्शाता है। और राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम और CMPA फंड जैसे प्रयासों से यह संभव हुआ। वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2025 के दौरान सामाजिक क्षेत्र के व्यय में कितनी वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है? ठीक, यहाँ पे सही उत्तर है 15%, ऑप्शन सी। वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2025 के दौरान सामाजिक क्षेत्र मतलब कि सोशल सेक्टर के व्यय में 15% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास, कौशल विकास और ग्रामीण रोजगार योजनाएं शामिल हैं। तो वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2025 के दौरान सामाजिक क्षेत्र के व्यय में 15% एनुअल ग्रोथ रेट देखने को मिला है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2022 के बीच लोगों के कुल स्वास्थ्य खर्च में जेब से होने वाले खर्च आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत घटकर 39.4% हो गई है? ठीक, तो ये है 62.6%। अगर हम 2015 की बात करें तो उस समय जो हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर हुआ करता था वो 62.6% हुआ करता था, लेकिन 2022 में यह घटकर 39.4% ही रह गया है। ठीक है, तो वित्त वर्ष 2015 में लोगों के कुल स्वास्थ्य खर्च में जेब से होने वाले खर्च की हिस्सेदारी 62.6% थी, जो वित्त वर्ष 2022 में घटकर 39.4% रह गई। इसका मुख्य कारण आयुष्मान भारत योजना, जन औषधि केंद्र, स्वास्थ्य बीमा योजना और सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं हैं। भारत में सरकारी स्वास्थ्य खर्च कितने प्रतिशत से बढ़कर 48% हो गया? ठीक, तो भारत में सरकारी स्वास्थ्य खर्च कितने प्रतिशत से बढ़कर 48% हो गया है? तो ये है 29%। भारत में सरकारी स्वास्थ्य खर्च मतलब कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है 29% से बढ़कर 48% हो गया, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार हुआ है। सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नेशनल हेल्थ मिशन के तहत बजट बढ़ा रही है। तो पहले जो लोगों का जो हेल्थ पे एक्सपेंडिचर हुआ करता है वो धीरे धीरे जो है वो कम हो गया है। पहले जो है स्वास्थ्य पे जो खर्चा होता था 29% किया जाता था, जिसको अभी बढ़ाकर 48% कर दिया गया है। भारत में बेरोजगारी दर 2017-18 में 6% थी, जो 2023-24 में घटकर कितनी हो गई है? अगर यूपीपीसीएस 2024 के प्रीलिम्स एग्जाम की बात किया जाए तो यहाँ से जो है प्रश्न बना हुआ था। ठीक, तो ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो भारत की बेरोजगारी तो 2017-18 में 6% थी, जो 2023-24 में घटकर कितनी हो गई है? तो ये है 3.2%। भारत में बेरोजगारी दर 2017-18 में 6% थी, जो 2023-24 में घटकर 3.2% हो गई। इसका मुख्य कारण स्टार्टअप इकोसिस्टम, डिजिटल अर्थव्यवस्था, मेक इन इंडिया और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार के बढ़ते अवसर हैं। सरकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना PMEGP मतलब कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्लान, मुद्रा योजना और PLI, ठीक है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव योजना जैसी पहलों के माध्यम से रोजगार में बढ़ोतरी देखने को मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में रोजगार सृजन के लिए नए अवसर प्रदान कर रहा है? तो आपको बताना है वह कौन सा सेक्टर है जो भारत में रोजगार सृजन के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी प्रदान कर रहा है? तो ये है ऑप्शन सी, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल अर्थव्यवस्था, डिजिटल इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सौर और पवन ऊर्जा में रोजगार बढ़ रहा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था मतलब कि ई-कॉमर्स, फिनटेक, स्टार्टअप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नौकरियों की मांग बढ़ी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के कारण उत्पन्न सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए किन संस्थानों के बीच सहयोग जरूरी है?
फिर से इस प्रश्न को देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण उत्पन्न सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए किन संस्थानों के बीच सहयोग के जरिए सरकार, निजी क्षेत्र, शिक्षा जगत, उपरोक्त सभी। तो देखिए, जब इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें जो है इन तीनों कंपोनेंट को जो है एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है, मतलब कि सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षा जगत। यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बढ़ते प्रभाव के कारण कुछ नौकरियां ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग के कारण प्रभावित हो सकती हैं, इसलिए सरकार, निजी क्षेत्र, शिक्षा जगत के बीच सहयोग आवश्यक है ताकि एआई स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाए, नए रोजगार अवसरों का निर्माण किया जाए, एआई से उत्पन्न सामाजिक चुनौतियों का समाधान निकाला जाए। भारत में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल सरकार ने चलाई है? स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उत्पादन जुड़ी प्रोत्साहन मतलब कि प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव योजना। तो देखिए यहाँ पे तीनों के तीनों जो है वो चढ़ा है, मतलब कि इनको जो है रोजगार को सृजन को बढ़ावा देने के लिए जो है लाया गया है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये क्या करेगा? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों मतलब कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को ऋण प्रदान करता है। पीएलआई योजना जो प्रोडक्ट लिंक इनिशिएटिव है, इसमें विनिर्माण और निर्यात क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए लागू की गई है। इसी के साथ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पर आधारित प्रश्नों का यह वीडियो संपन्न होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।